नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम साउथ अफ्रीका में 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस समिट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था और ये 15 ब्रिक्स समिट थी। और पिछले 3 सालों से कोविड पेंडेमिक की वजह से ब्रिक्स समिट ऑनलाइन हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि कोविड पेंडेमिक चल रहा था और कोविड पेंडेमिक की वजह से कोई फिजिकली किसी भी प्रकार की जो मीटिंग थी वो पॉसिबल नहीं थी। तो अल्टीमेटली सारी जो मीटिंग्स वगैरह है इस समय वो ऑनलाइन कंडक्ट की गई थी। और ये जो समिट है इसके अंदर जनरली सारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो पार्टिसिपेट करते थे। भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। चाइना को रिप्रेजेंट किया था शी जिनपिंग ने। सिरिल रैमफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ये उसके होस्ट थे। और ब्राज़ीलियन प्राइम मिनिस्टर लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा, इनने ब्राज़ील को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का उनको वॉर क्राइम्स के ऊपर अरेस्ट वारंट था। और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। इसकी वजह से उनके ऊपर ऑब्लिगेशन था कि उनको पुतिन को अरेस्ट करना पड़ती। तो साउथ अफ्रीका को किसी भी धर्म संकट में ना डालना पड़े, इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने चूज़ किया कि वो साउथ अफ्रीका की जो ब्रिक्स समिट है उसको ऑनलाइन संबोधित करेंगे। और उन्हें वहाँ पे सर्जी लेवरो जो फॉरेन मिनिस्टर है साउथ अफ्रीका के, उनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया था। तो ब्रिक्स का हम अभ्यास करने से पहले कुछ उसके बारे में जो हिस्ट्री है वो भी जान लेते हैं। तो ये जो ब्रिक्स है ये टर्म कैसे आई ये भी हमको सबसे पहले जान लेना पड़ेगा। तो टर्म लाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिमी ओनिल, जो गोल्डमैन सैक्स बैंक के अंदर एज ए इकोनॉमिस्ट काम कर रहे थे। तो जो इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से उन्होंने बोला कि ऐसी 4 इकोनॉमीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल है। और उन 4 देशों के जो शुरुआत के शब्द है उसके अनुसार उन्हें ब्रिक नाम की टर्म क्वाइन की। तो ये ब्रिक नाम की टर्म के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश थे। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना 4 देश थे। और उसी के ऊपर चर्चा फिर सारे विश्व में होने लगी। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर उसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए और उसको ही मतलब आगे उसी लाइन में चलते हुए 2006 के अंदर एक इनफॉर्मल मीटिंग 3 देशों ने आयोजित की थी, रशिया, इंडिया और चाइना ने। रशिया, इंडिया, चाइना ने। और ये G8 आउटरीच समिट थी रशिया में। उसी के मतलब साइडलाइंस के ऊपर ये रशिया, इंडिया और चाइना ने ब्रिक्स की समिट के बारे में सोचा था। फिर 2009 के अंदर पहली ब्रिक्स समिट रशिया ने सीधी आयोजित कर ली। तो रशिया ने 2009 के अंदर इनिशिएटिव लिया और पहली जो ब्रिक्स समिट थी 2009 के अंदर रशिया में उन्होंने ऑर्गेनाइज कर ली। और अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए 2009 के अंदर साउथ अफ्रीका को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया। और जो ब्रिक नाम का समूह था अब उसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक बिकम ब्रिक्स आफ्टर दी 2010। फिर 2015 के अंदर आप लोग ख्याल रखो कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक या फिर जो ब्रिक्स बैंक है वो भी लॉन्च हो गई। प्रेजेंटली आप लोग ख्याल रखो कि ब्रिक्स बैंक फंक्शन कर रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने का काम करती है। और अभी 2023 के अंदर 5 नए मेंबर इंक्लूड किए गए, जहाँ पे सऊदी अरेबिया, UAE और ये जो ईरान है, ये 3 देश मेनली एशिया से या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ है या फिर मिडल ईस्ट से आप लोग कह सकते हो। इथियोपिया और इजिप्ट ये 2 देश अफ्रीका से, और अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आप लोग ख्याल रखो कि जो पहले 5 मेंबर्स थे उसमें 5 नए मेंबर ऐड कर दिए गए हैं। और वो 6 न्यू मेंबर ऐड करने के बाद में ये जो ब्रिक्स समूह है, 6 न्यू मेंबर्स ऐड करने के बाद में ब्रिक्स समूह के अंदर अब 11 देश हो जाएंगे 2024 से, 1 जनवरी 2024 से 6 न्यू मेंबर विल बी देयर इन द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का नेचर किस तरीके से है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ब्रिक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका ना कोई हेडक्वार्टर है, ना सेक्रेटरीट है, ना कोई ट्रीटी है। तो आप लोग ख्याल रखो कोई ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन या फिर ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, दे ओन अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, दे जॉइंटली ओन अ न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो उन्होंने बनाई है, ये जॉइंट ओनरशिप इनके पास में है, बट लेकिन इट्स नॉट अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन।
ना कोई ट्रीटी है, ना कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई सेक्रेटरीट है। इसकी वजह से कन्फ्यूजन रहता है कि ब्रिक्स का एक्चुअली नेचर किस तरीके का है। प्रिसाइज नेचर अगर समझना है तो हमको अलग अलग चीज़ से देख सकते हैं, और उनकी जो मेनली समिट्स हुई है, उनके अंदर जो चर्चा होती है, उसके अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो इसको अलग अलग जगह पे कहीं कहीं पे इसको फोरम कहा गया है, कहीं पे इसको प्लेटफॉर्म कहा गया है। तो ये फोरम, प्लेटफॉर्म या फिर मे बी मैकेनिज़्म या फिर पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इस तरीके से नाम दिए गए। कुछ लोगों ने इसको अलायंस या फिर ब्लॉक भी कहा है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है इसके बारे में सभी को एक कन्फ्यूजन है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है, फोरम भी नहीं है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, मैकेनिज़्म भी नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी नहीं है, और अलायंस वगैरह या फिर ब्लॉक, क्योंकि देखो चाइना इंडिया है, और चाइना और इंडिया की तो कितनी बनती है हमको पता है अच्छे से, तो एक दूसरे से बनती भी नहीं इन लोगों की, इन देशों की। तो फिर अलायंस और ब्लॉक, अब इसके बाद तो ईरान भी ऐड हो जाएगा और सऊदी अरेबिया भी ऐड हो जाएगा, और ईरान और सऊदी अरेबिया की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप हम सभी जानते हैं, दोनों एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते। अब थोड़ा सा मतलब उनके अंदर चर्चा वगैरह शुरू हो गई है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ है। जैसे आपको पता होगा कि यमन के अंदर के जो हौती रेबल्स हैं, वो हौती रेबल्स को फंडिंग करने का काम ईरान करता है, और हौती रेबल्स ने कितने इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया है ये भी हम लोग जानते हैं। तो in international relation both terms are strictly defined. The term alliance refers to mutual defense pact and implies military cooperation. alliance अगर है तो आप लोग ख्याल रखो कि उनका डिफेंस पैक्ट होना चाहिए, मिलिट्री कॉपरेशन होता है। ब्लॉक वैसा ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक रिफर्स टू आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी। पॉलिटिकल ब्लॉक होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे तो आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी हो ही नहीं सकती है। इंडिया डेमोक्रेसी है, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब सऊदी अरेबिया आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, यहाँ पे क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक है वो सब, और मोनार्कीज़ हैं। तो अल्टीमेटली तो ये पॉलिटिकल ब्लॉक बनाना भी मुश्किल है आइडियोलॉजिकली, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह ये भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ चाइना। आपको पता होगा कि जो एक डील होने वाली थी एशिया के अंदर, उसके अंदर चाइना रहने वाला था इसके लिए, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। उसकी वजह से भारत ने उस डील से जाने से मना कर दिया था कि हम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज चाइना इज़ देयर, और चाइना उस डील का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और चाइनीज़ प्रोडक्ट ये भारत की इकोनॉमी के अंदर डंपिंग कर सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि नेचर ऑफ ब्रिक्स इज स्टिल क्वेश्चनेबल। मेरे लिए तो बिग क्वेश्चन मार्क है कि ब्रिक्स क्या है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन है या फिर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट डू नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी डिफाइंड टू दिस ग्रुप। हम आगे चलते हैं, लेकिन जो कंट्रीज इन्वाइट की गई है, दे जॉइंटली रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल ब्रिक्स मेंबर्स डिजायर टू ब्रिंग अलीज इनटू क्लब। तो उनके जो एलीज है अभी इस समय, आप लोग समझ लो कि इस समय क्या चल रहा है। इस समय जो चल रहा है ना, तो इस समय हर ब्रिक मेंबर जो है वो किसी न किसी को साथ में ऐड करना चाहता है। जैसे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, वो उनके नेबर है, अर्जेंटीना को के लिए लॉबी कर रहे हैं कि अर्जेंटीना ग्रुप के अंदर होना चाहिए। इजिप्ट के कमर्शियल टाइज है रशिया और इंडिया के साथ में, तो रशिया और इंडिया इजिप्ट के लिए लॉबी कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई ऑयल पावर से हमको पता है, और ये दोनों थोड़ा सा अमेरिका से मुक्त होना चाहते हैं, और वो ग्लोबल हेवीवेट बनना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम अ ग्लोबल हेवीवेट। उनको खुद को मतलब खुद की एक फॉरेन पॉलिसी रन करना चाहते हैं वो। उनकी कोशिश चल रही है कि वो खुद भी दे कैन मेक सर्टेन डिसीजन ऑन देयर ओन। तो अभी तक तो आपको पता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह भी सब जो ऑपरेट करने का काम है अमेरिका कर रहा था, और अब शायद दे वांट टू फ्री देमसेल्व्स विद द क्लचेस ऑफ यूएसए। रशिया एंड ईरान हैव फाउंड कॉमन कॉज इन द शेयर स्ट्रगल अगेंस्ट यूएस लेड सैंक्शन एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। तो रशिया और ईरान का इशू यहाँ पे आप लोग ख्याल रखो कि ये दोनों की दोनों परेशान है अमेरिका से, दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका के द्वारा, और दोनों जो सैंक्शन से परेशान हैं। तो अल्टीमेटली ईरान को अगर इंटर करेंगे तो एक तरीके से ग्रुप चैलेंजिंग बन जाएगा अमेरिका के लिए। आपको पता होगा कि जो इस समय यूक्रेन और रशिया की कन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके अंदर भी नाटो कंट्रीज़ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आर्म सप्लाई कर रहे हैं, और वो आर्म सप्लाई की वजह से रशिया परेशान है। ब्रिक्स इज़ नॉट कम्पिटिंग विथ एनीवन। ब्रिक्स, रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है, उनका स्टेटमेंट आया कि ब्रिक्स का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। आपको पता है कि इंटरनेशनल वारंट है अली वॉर क्राइम की वजह से, और वो वहाँ से रिमोटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इस ब्रिक्स समिट के अंदर नहीं है। हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ये समिट के अंदर एजेंडा क्या था। सबसे पहले तो थीम देख लेते हैं। ब्रिक्स इन अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। तो म्यूचुअली एक्सलेटेड ग्रोथ, तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि दोनों में मतलब जितनी भी कंट्री है उनकी है तो म्यूचुअल एक्सलेटेड ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाएगा, और इसके अंदर चाइना भी है। किस तरीके से होगा तो पता नहीं मेरे को, बट ये पहला कंसेप्ट है। सेकंड थिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको कंसेप्ट पता है कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज के लिए टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बट बाकी किस लिए यूज़ की जाती है इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली नो बडी इज़ फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर प्रिफरिंग टू द फॉसिल फ्यूल्स, एंड फॉसिल फ्यूल still have no alternatives till now, inclusive multilateralism। तो यहाँ पे तो ये चीज़ तो मतलब किस तरीके से क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर। आपको पता होगा कि भारत कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत का एडिशन हो जाए, और आपको पता है कि इसका मेन अपोजिशन चाइना से आता है। तो चाइना अपोज कर रहा है और भारत एंट्री करना चाहता है, तो किस तरीके से पॉसिबल होगा मल्टीलेटरलिज्म, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अ मेजर आइटम ऑन एजेंडा इज ऑन द एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का एक्सपांशन के ऊपर ये मेजर एजेंडा था। करीबन 40 कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट शो किया था ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए, और जो 23 कंट्रीज़ है 23 कंट्रीज़ उनने फॉर्मली अप्लाई किया था कि यस वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, हमको ब्रिक्स का पार्ट बनना है। तो फॉर्मली अप्लाई किया था। उसके अंदर अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट और ईरान, ये जो 6 कंट्रीज़ है इनके ऊपर कंसेंसस बन गया कि ये कंट्री को हम लोग ऐड कर लेंगे। अर्जेंटीना मेनली ब्राज़ील की वजह से, सऊदी अरेबिया, यूएई को सारे लोग चाहते थे कि ये लोग आ सके, इथियोपिया, इजिप्ट अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ईरान को। तो ये 6 कंट्रीज़ इंक्लूड किया गया है। आप लोग एक काम कीजिएगा कि ये 6 कंट्रीज़ की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो देख लीजिए। उसके अलावा जो भी जोग्राफिकली सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं यहाँ पे उनको भी देख लीजिए। समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द प्रीलिम फ्रॉम दिस टॉपिक्स। तो प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इनको ये जो है टॉपिक्स, ये जो कंट्रीज़ है, ये कंट्रीज़ के नेबरिंग कंट्रीज सारी देख लेना, बॉर्डर के ऊपर जो भी है। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ होंगे, मेजर इश्यूज़, वो भी आप लोग देख लेना। समटाइम्स वेर एवर कंट्रीज इन द करंट इवेंट द इंडायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। BRICS leaders expected to take forward earlier talk on intra-BRICS trading in national currencies। तो ये जो नेशनल करेंसीज के अंदर डील करना है, इसके अंदर इंट्रा-BRICS ट्रेडिंग जो है नेशनल करेंसीज में हो सके, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। और आपको पता है कि भारत रशिया तो ऑलरेडी जो खुद की करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हमारे सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ में भी चर्चा चल रही है कि इंडियन करेंसी में हम लोग डील करेंगे। यूएई के साथ में भी चर्चा चल रही है, सो दैट डी डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो सके। डॉलर जो है, डॉलर का बेवजह से अमेरिका को मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और डॉलर का इम्पैक्ट बाकी सारी इकोनॉमीज़ के ऊपर होता है। तो नेशनल करेंसी इसके अंदर डील किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। Although a much discussed plan pushing for BRICS currency to challenge the dollar does not appear to be on agenda। लेकिन ब्रिक्स करेंसी क्रिएट की जाए ऐसा कुछ अभी तक के एजेंडा के अंदर नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो इतना पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्री खुद की करेंसी के ऊपर फोकस करती है। तो ये सब डेवलपमेंट हमको अभी दिखे ब्रिक्स के अंदर। उसके अलावा शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की भी साइडलाइंस के ऊपर, ब्रिक्स की साइडलाइंस के ऊपर इंडिया चाइना की समिट हुई है, और जो चाइनीज़ प्रीमियर है शी जिनपिंग, उनने खुद ने रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये मीटिंग हुई है। आप लोग ख्याल रखो, इंडियन साइड ने क्लियर कर दिया है, वी आर नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर द डिस्कशन विद चाइनीज़ ऑन द चाइनीज़ प्लीज निगोशिएट टू इंटेंसिफाई एफर्ट टू ईज टेंशन ऑन साइनो इंडिया बॉर्डर। तो चाइना इंडिया का जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन है उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। चाइना को भी पता है कि अगर उनको जो ट्रेड बेनिफिट्स लेना है भारत से, तो बेनिफिट ऐसे तो नहीं मिलेंगे, के लिए बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन है उसको डिस्कलेक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए साइडलाइंस के ऊपर ये मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने इंडिया के कंसर्न हाईलाइट किए कि एलएसी के ऊपर जो अनरिजॉल्व इशू है उसको आप लोग क्लियर करो, और ऑफिशियल्स को दोनों लीडर ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप बॉर्डर इशू को डिस्कलेक्ट करो, कि ये डिस्कलेशन करो, अब ये बहुत हो गया। तो पता होगा गलवान के अंदर जो 2020 के अंदर क्लैश हो गया था, उसके अंदर करीबन 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, और जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार 45 समथिंग सोल्जर्स चाइना के मारे गए थे। यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है चाइनीज़, इसके लिए इन लोगों ने 4 चाइनीज़ सोल्जर लिखा हुआ है, बट एक्चुअली
फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट इट इज़ बिंग नोन दैट 45 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड इन गलवान क्लैश। गलवान क्लैश के अंदर 45 सोल्जर्स चाइनीज मारे गए थे और भारत के 20 सोल्जर्स मारे गए थे। दिस मीटिंग कम लेस दैन 2 वीक्स फ्रॉम G20 समिट विच विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर अभी G20 समिट होने वाली है। इसकी वजह से भारत का जो इस समिट के अंदर जो इंटरेक्शन है उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस था। और ये लीडर्स के बीच में 2020 के बाद में सेकंड फॉर्मल डिस्कशन है। नवंबर 2022 के अंदर भी बाली समिट जो हुई थी G20 की समिट, उसके साइडलाइन के ऊपर भी दोनों पीएम के बीच में, दोनों प्रीमियर्स के बीच में बायलैटरल्स हुए थे और दोनों तब भी रिलेशन को स्टेबलाइज करने का सोच रहे थे। तो ये सब इंडिया चाइना के बायलैटरल के बारे में हो गया। नेक्स्ट थिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या कहा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनके एड्रेस में उनने ब्रिक को, आपको पता है कि नई नई टर्म दिया करते प्राइम मिनिस्टर, जैसे मिशन लाइफ वगैरह है, तो उसी तरीके से उनने यहाँ पे और एक नई टर्म दिए। और वो जो नई टर्म है ब्रिक्स के लिए वो है ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशंस, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी एंड शेपिंग द फ्यूचर। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, शेपिंग द फ्यूचर, ये ब्रिक्स के लिए नई टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी है। उसके अलावा कई चीज़ों के अंदर इंटरवेंशन के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है। उन्होंने सबसे पहली चीज़ हाईलाइट की है यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के अंदर। आप लोग ख्याल रखो, भारत पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बन जाए। इस समय आप लोग ख्याल रखो, केवल P5 आपको पता होगा यूएनएससी के अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और परमानेंट 5 है। परमानेंट 5 के अंदर कौन कौन है? USA है, इसके अलावा UK है, इसके अलावा फ्रांस है और चाइना और रशिया। और जिस कंट्री के अंदर 140 करोड़ लोग रह रहे हो और वो कंट्री डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं, और आपको पता होगा कि P5 कंट्रीज़ के पास वेटो पावर है। इंडिया शुड बी देयर विथ वेटो पावर। भारत यूएनएससी का पार्ट होना चाहिए। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर पूरे ग्लोबल बॉडी को प्रेशर करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अंदर आप लोग देखोगे अगर तो वोटिंग राइट्स मैक्सिमम अमेरिका के या फिर जो नाटो कंट्रीज है उनके, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो भारत चाहता है कि उनकी भी जो फंक्शनिंग है IMF या फिर WTO, जिसको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, उसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका भी रोल इक्वल होना चाहिए। उनकी भी इकोनॉमीज़ बढ़ गई है, उसके अनुसार उनका वोटिंग राइट्स होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो PM मोदी ने फोकस की है वो रिफॉर्म ऑफ WTO है कि WTO के अंदर रिफॉर्म करो आप। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर स्थापन हुआ था और आपको पता होगा कि आजकल इनडायरेक्टली ट्रेड बैरियर्स डाले जा रहे हैं। जैसे जो प्रोटेक्शन के मेजर्स है यूरोपियन यूनियन के अंदर, इन्वायरमेंटलिस्ट तो कुछ है नहीं वो लोग, उन्हें बहुत सारा इमिशन करके रखा है, लेकिन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेजर्स CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेजर्स के नाम से ये ट्रेड डिस्टॉर्शन या फिर ट्रेडिंग बैरियर लाने का काम यूरोपियन यूनियन कर रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेजर्स के नाम से। तो इसके अंदर भी रिफॉर्म होना चाहिए। इस तरीके से भारत ने इशू को रखा है। उसके अलावा एक्सॉर्टेड ब्रिक्स टू बिल्ड कंसेंसस ऑन एक्सपेंशन, कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना चाहिए और कई देश इंक्लूड किए जाने चाहिए, जिससे कि ब्रॉडर स्केल के ऊपर एक ग्रुपिंग बन सके, जो ग्रुपिंग एक दुनिया को एक नई दिशा दे सके। उसके अलावा मैसेज दिया उनने कि यूनिटी होना चाहिए दुनिया के अंदर, ये पोलराइजेशन मत कीजिए आप। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कि आजकल एक तरीके से न्यू कोल्ड वार चल रहा है। न्यू कोल्ड वार के अंदर एक एक्सिस बन गई है नाटो कंट्रीज़ की, जो यूक्रेन के अंदर इंटरफ्रेंस कर रही है या फिर यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रही है, और दूसरे साइड में फिर एक पोल के ऊपर आपको रशिया दिखेगा जो नाटो को चैलेंज कर रहा है, और दूसरे साइड के ऊपर आपको चाइना दिखेगा जो एशिया पैसिफिक के अंदर नाटो को चैलेंज कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, ग्लोबल पोलराइजेशन, इट इज़ नॉट गुड, और हमको थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी को भी नहीं चाहिए। अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया के लिए वो डेंजरस होगा। सो इट शुड बी स्टॉप एट एनी हाउ। उसके अलावा ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने की बात करें PM मोदी, और आपको पता है कि हमारा जो इसरो है उसने चांद्रयान भेजा था। इसरो काफ़ी सक्सेसफुली स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है। सो अल्टीमेटली अगर ऐसा कंसोर्टियम कोई बनता है तो भारत डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेस प्रोग्राम के लिए हेल्प कर सकता है।
उसके अलावा फॉर इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडियन टेक टू ब्रिक्स पार्टनर्स। आपको पता होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बहुत अच्छा है। भारत के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर मेनली हम लोग CP ग्राम्स जैसे यूनिट्स बना के रखे जो गवर्नेंस के लिए बेस्ट मॉडल्स हैं। उसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, वो दुनिया में भारत का बेस्ट है। तो अल्टीमेटली दैट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी हेल्प टू दी अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो। उसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि स्किल मैपिंग होना चाहिए, स्किलिंग प्रमोटिंग मोबिलिटी अमंग ब्रिक्स कंट्रीज़ की। ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी भी मोबिलिटी बढ़ाना चाहिए, और अगर मोबिलिटी बढ़ेंगी ह्यूमन रिसोर्स की तो अल्टीमेटली न्यू आइडियाज़, न्यू कंसेप्ट सबको पता चलेंगे, एंड दैट कंसेप्ट एंड न्यू आइडियाज़ कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। इवन बिग कैट्स के संवर्धन के बारे में बात की। आपको कई बार क्या हो जाता है कि ये एनवायरमेंटल के इश्यूज हम लोग डील नहीं करते या फिर उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और बिग कैट्स जैसे लायन और जो टाइगर है ये आपको, या फिर लियोपार्ड वगैरह भी, ये ब्रिक कंट्री के अंदर ज़्यादा आपको दिखेंगे। अफ्रीका के अंदर या फिर भारत में या रशिया में आपको बिग कैट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा दिखेंगी। तो उसके लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, उसके लिए भी भारत ने मेजर लेने की बात की है। इवन ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी रिपोजिटरी होना चाहिए। आपको पता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। इवन WHO का भी फोकस ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर है। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। आपको पता है कि आप हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, उससे हम पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप लोग ख्याल रखो कि जो एलोपैथी है वो क्यूरेटिव मेजर्स लेती है, लेकिन क्यूरेटिव मेजर्स बात की बात हो गई। अगर हम प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करें तो अल्टीमेटली इट विल बी गुड फॉर द हेल्थ। इट कॉल्ड अपॉन ब्रिक्स पार्टनर्स टू सपोर्ट AU's परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द G20। अफ्रीकन यूनियन की परमानेंट मेंबरशिप G20 में होना चाहिए। इसको भारत ओपनली सपोर्ट कर रहा है। G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है इस साल की, जो भी सितंबर के अंदर होने वाली है, अपकमिंग सितंबर में। तो अल्टीमेटली अगर अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया तो एक तरीके से अफ्रीका को भी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर मिल सकता है। ये भारत का मतलब प्रपोजल है G20 के अंदर। अब हम लोग लास्ट में चलते हुए कंपेयर करते हैं ब्रिक्स को G7 के साथ में। तो आप लोग देखिए कि जो G7 और ब्रिक्स, इसके बीच में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। 1995 के अंदर, 1995 के अंदर जो G7 कंट्रीज़ थी का टोटल जो ग्लोबल GDP था वो परचेसिंग पावर पैरिटी की बेसिस पे 44.9% था। तो ब्रिक्स का था 16.9%। के बाद 2010 के अंदर G7 का घट गया, 34.3% हो गया। ब्रिक्स का बढ़ गया होगा 26.6%। और आज प्रेजेंटली G7 का 29.9% है और ब्रिक्स का GDP जो है 32.1% हो चुका है। तो ब्रिक्स इज़ ग्रोइंग मोर देन द G7 कंट्रीज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी की बेसिस के ऊपर। और लेकिन रियल पिक्चर नहीं, रियल पिक्चर आपको जब देखना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा GDP जो है उसके अंदर G7 के सामने ब्रिक्स कंट्रीज़ कहीं भी नहीं ठहरती है। कि आपको पता होगा कि वो हाईली रिच कंट्रीज़ हैं, वहाँ पॉपुलेशन मेजर्स भी लिए गए, पॉपुलेशन भी कंट्रोल्ड है, और अल्टीमेटली उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होने की वजह से पर कैपिटा GDP अगर आप देखोगे अमेरिका का तो इट इज़ अराउंड $80,000 पर पर्सन। वैसे ही बाकी की कंट्री का भी करीब करीब $50,000 पर पर्सन के ऊपर आपको दिखेगा। लेकिन आप ब्रिक्स कंट्रीज़ का देखोगे आप लोग, ब्रिक्स कंट्रीज़ का तो रशिया का $30,000 पर पर्सन है, चाइना का 20,000 प्लस है, ब्राज़ील का नियर अबाउट 20,000 है, और जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का 15,000 समथिंग। और सबसे कम अगर किसी का है तो भारत का है पर कैपिटा जो GDP है भारत का सबसे कम है। तो अल्टीमेटली ब्रिक्स को अभी भी बहुत बड़ा रास्ता तय करना है अगर उनको G7 से कम्पीट करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे पॉवर्टी एलिवेशन और डेवलपमेंट ये ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ों से। और अगर ब्रिक्स डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुपिंग बनेगा तो भारत एक तरीके से लीडरशिप ले सकता है और पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। अब अंत में हम देखते हैं कि ब्रिक्स का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये एक सिर्फ केवल जियोपॉलिटिकल डिस्कशन फोरम के रूप में
नहीं कन्वर्ट हो जाना चाहिए कि जिससे कि वहाँ पे हर कंट्री अगर अपने जो पॉलिटिकल व्यूज़ है उसको रखे और अपने अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कशन के लिए इस फोरम का इस्तेमाल ना करें। हमें पता है कि दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ या फिर दो मेजर इकोनॉमीज़ एशिया की, इंडिया और चाइना, जिनके आपस में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है। हमें पता है कि बॉर्डर के ऊपर चाइना ने लद्दाख के अंदर बहुत सारा एरिया भारत का ऑक्यूपाई करके रखा है। उसके अलावा अभी एक नया मैप दिखाया उनने कि जिसके अंदर भारत का काफ़ी टेरिटरी को उनने खुद के मैप के अंदर दिखाने की कोशिश की है। सो इनका एग्रीमेंट नहीं होता है चाइना और इंडिया का काफ़ी इशूज़ के ऊपर। तो दैट इज़ वाई दिस ब्रिक्स फोरम शुड फोकस ऑन बिजनेस एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, एंड पॉलिटिकल डिस्कशन शुड बी अवॉइडेड। पॉलिटिकल डिस्कशन जो है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। म्यूचुअल ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन होगा तो ज़्यादा अच्छा है। सो इकोनॉमी शुड बी द फर्स्ट फोकस। इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर इमर्जिंग इन नेचर इन ब्रिक्स, एंड ईच country want to improve its own economic growth so that the per capita income of the citizens can be improved, जिससे कि per capita income लोगों की improve हो सके। इसलिए इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अगेन रिफॉर्म शुड बी फोकस बिकॉज वी नो दैट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर मेजर आपको पता है कि ब्रिटेन वुड ट्विंस, वर्ल्ड बैंक और IMF है, और वहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन हमको ब्रिक्स कंट्रीज का दिखता है, और वेस्टर्न कंट्रीज प्लस अमेरिका का वहाँ पे ओवर रिप्रेजेंटेशन है। सो इवन एक खुद को मतलब हेल्प करने के लिए न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स ने प्रपोज की, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में वो सपोर्ट कर रही है। उसका एक कंटिजेंसी फंड भी $100 बिलियन समथिंग के करीब है, बट स्टिल इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू मैच विद द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की एबिलिटी को मैच करना अभी भी ब्रिक्स बैंक से पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकंड इशू है इकोनॉमी। थर्ड थिंग मल्टीलेटरिज्म। ये गोल को परस्यू करना मतलब हर कंट्री की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल USA प्लस नाटो ये सारे डिसीजन वर्ल्ड में यूनिलैटरली लेने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हुआ भी है। आपको पता होगा कि जब USA के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ था, तो उसके 9/11 के अटैक के बाद में US ने अफगान के ऊपर इन्वेजन की थी 2001 में, और 2003 में इराक पर इन्वेजन की थी। और दोनों इन्वेजन का कितना उपयोग हुआ आपको पता है, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। इराक की इन्वेजन तो बिल्कुल लेजिटिमेट भी नहीं थी। उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर ने आरोप किया था कि इराक के पास में WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और वो WMD एक्चुअली थे ही नहीं, उसके पास में ना न्यूक्लियर वेपन था ही नहीं। उसके बाद भी वो इन्वेजन की गई। और आपको पता होगा कि इराक के अंदर से सद्दाम हुसैन जाने के बाद में फिर एक ISIS नाम की संगठन, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया क्रिएट हो गई, और उसने वहाँ पे काफ़ी उत्पात मचाया था। बाद में रेफ्यूजी क्राइसिस यूरोप में उसकी वजह से क्रिएट हुआ। सेकंड थिंग, अफगानिस्तान का इन्वेजन का भी कितना उपयोग हुआ हमको पता है। अफगान इन्वेजन के बाद में आपको पता होगा कि तालिबान कुछ समय के लिए हट गया, लेकिन आज प्रेजेंट कंडीशन क्या है? आज प्रेजेंट फिर से तालिबान ने अफगान को ऑक्यूपाई करके रखा है। सो अल्टीमेटली UN सैंक्शन के बिना किसी भी कंट्री के ऊपर इन्वेट करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो UN सैंक्शन शुड बी देयर। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी एक्सप्रेस की थी उनकी कंसर्न 2007 के म्यूनिच कॉन्फ्रेंस ऑफ सिक्योरिटी में। उन्होंने कहा था कि द यूज ऑफ फोर्स कैन ओनली बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट इफ द डिसीजन इज सैंक्शन बाय द UN सैंक्शन हो तभी उस डिसीजन को लेजिटिमेट माना जाएगा। एंड वी डू नॉट नीड सब्स्टिट्यूट नाटो और द EU फॉर द नेशन। नाटो या फिर EU UN का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। फिर एट प्रेजेंट अभी रशिया ने क्या किया है? रशिया ने भी तो सेम ही किया ना। रशिया ने अगर इन्वेट किया है यूक्रेन के ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ के विरोध करने के बाद, तो रशिया भी अमेरिका से डिफरेंट तो नहीं कह सकते। इससे पहले भी 2014 में रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया जो प्रोविंस है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, और प्रेजेंटली अब काफ़ी एरिया यूक्रेन का ऑक्यूपाई करके रशिया बैठा हुआ है। नेक्स्ट थीम दैट हैज़ टू बी फोकस इन ब्रिक्स इज ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के अंदर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक बेस होना चाहिए, वो अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ का डोमिनेशन होता है। जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो अमेरिका से ही आते हैं, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो यूरोप से ही आते हैं, और वर्ल्ड बैंक के अंदर टोटल मेंबर 189 है, और IMF के अंदर टोटल मेंबर 190 है। लेकिन इनको कैपेबल व्यक्ति सिर्फ एक तो अमेरिका से मिलेगा या फिर यूरोप से मिलेगा।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का आइडिया ब्रिक्स ने प्रपोज किया है, लेकिन वो सप्लीमेंट हो सकता है। वो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका बहुत बड़ा क्लाउड डेवलप हो चुका है, उनको रिप्लेस करने की तो आप बात छोड़ ही दो, वो इम्पॉसिबल थिंग है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF इज द ग्लोबल बॉडी, और वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करना हर कंट्री का राइट है। और वोटिंग राइट भी उसके अंदर प्रोफेशनली होना चाहिए। वोटिंग राइट का भी पूरा मतलब एक डोमिनेशन जो G7 कंट्रीज है उनका है, G7 कंट्रीज उसको डोमिनेट करती है। और स्टाफ की बात आई तो स्टाफ सारी जोग्राफिकल बाउंड्री से लेना चाहिए, हर कंट्री का राइट है अगर ग्लोबल बॉडी है तो। और फाइनली जो मेंबर्स है इस ब्रिक्स के, उनके बीच में सॉलिडेरिटी होना चाहिए, और जब ज़रूरत हो तो म्यूचुअल असिस्टेंस दे सके। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर अगर हो किसी देश के अंदर तो एक दूसरे को सहायता कर सके, और उसके साथ में एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करे। जो आपको पता है कि चाइना और इंडिया के केस में चाइना बिल्कुल नहीं करता है, चाइना किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। जैसे आपको पता होगा अभी जो न्यू मैप उन्होंने शो किया है उसके अंदर वो इंडियन टेरिटरी को भी क्लेम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ साउथ चाइना सी की भी कई कंट्रीज की टेरिटरीज को खुद क्लेम कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट ब्रिक्स एंड इट्स फ्यूचर। थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अपना कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।